दोस्तों, तो ये जनवरी 2026 का अंक है योजना का। और आज हम लोग दूसरा जो निबंध छपा हुआ है यहाँ पर डॉक्टर ईशिता गांगुली त्रिपाठी का, यह है समानताओं का गणतंत्र। तो ये विषय अगर देखें शीर्षक, तो समानताओं का गणतंत्र, सशक्तिकरण और समावेशी विकास। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लोकतंत्र समावेशी विकास के लिए माहौल बनाता है क्योंकि दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लोकतंत्र महिला पुरुष आधारित समानता का वातावरण तैयार करता है क्योंकि दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है, जिसमें 48% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, निर्णय प्रक्रिया इत्यादि में महिला पुरुष आधारित समानता के मजबूत सिद्धांतों की आवश्यकता को दर्शाती है। समुचित वैधानिक संरचना महिला पुरुष आधारित समानता सुनिश्चित करने में एक अनिवार्य स्तंभ है। इसे भारतीय संविधान का समर्थन प्राप्त है, जिसे लगभग 76 साल पहले लागू किया गया था। इस संदर्भ में यह लेख भारत के विकास की पूरी यात्रा में महिला पुरुष आधारित समावेशिता हासिल करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों का आकलन करता है। सुधार से परिणाम तक देखें तो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2024 से 25 के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.5% बढ़ा। देश की 0.7 बिलियन महिलाओं के सक्रिय योगदान के बिना इतनी बड़ी प्रभावी संख्या हासिल नहीं की जा सकती थी। आर्थिक विकास और सामाजिक समानता आपस में जुड़े हुए हैं। सामाजिक समानता के लिए किए गए प्रयासों का नतीजा स्कूल में अधिक दाखिलें, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण स्तर, रोजगार और आय में वृद्धि और जागरूकता, राजनीतिक विकल्पों और निर्णय प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। कई मापदंडों में प्रगति देखी गई है। तालिका एक जो नीचे है उसमें हम लोग देखें तो इस तालिका में देखें तो जन्म के समय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अगर देखें तो 72.7 वर्ष जो है उत्तरवर्ती काल में, पहले कितनी थी 70। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखें तो 943 2011 में, और 2025 में देखें तो ये आपको बता दें कि ये आंकड़े जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह द्वारा अनुमानित की गई है। तो 948 25 में है। मातृ मृत्यु दर देखें तो 167 11 से 13 में, जबकि 18 से 20 में 97 है। तो ये कम हुई है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 64.6% थी 2011 में, जो कि 2017 में देखें तो 70.3% पाई गई। महिला श्रम बल भागीदारी दर देखें तो 23.3% 17 से 18 में थी, वहीं 23 से 24 में 41.7% हो गई। महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME देखें तो 4.86 लाख थी ये 2021 तक, जबकि अक्टूबर 2025 तक देखें तो 2.49 करोड़ हो गई है। तो इतनी बड़ी संख्या हुई है MSME में महिला स्वामित्व। महिला मतदाता की बात करें तो कुल मतदाताओं का प्रतिशत 55.8% 9 में, और 65.8% जो है वो 2024 में। लोकसभा के लिए चुनी हुई महिलाएं 59 2009 में और 74 2024 में। तो इस प्रकार के कुछ आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े क्या है, जो एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ने के लिए सरकार के अटूट संकल्प और समाजवादी बड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जीवन प्रत्याशा, मातृ स्वास्थ्य, श्रम बल भागीदारी, उद्यमिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है। ये संकेतक समय के साथ बड़े लाभ दिखाते हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक गहरे बदलाव को भी दर्शाते हैं। सक्षम कानूनी प्रावधान देखें तो लोकतंत्र महिला पुरुष आधारित समानता का वातावरण तैयार करता है क्योंकि दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कई देशों ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत बाद में वयस्क मताधिकार दिया। हालांकि भारत ने लोकतांत्रिक शुरुआत के समय ही व्यापक तौर पर वयस्क
मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान एक समान समाज सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें से कुछ प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव का निषेध, 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, 39 आजीविका के साधन, 42 न्याय संगत और मानवीय कार्य की शर्तें, 51 ए में महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग, 243 पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण और 325 में मतदाता सूची में शामिल होना है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य करते हैं। संविधान का 106वां संशोधन लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कुल आरक्षण का 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण, समानता और गरिमा सुनिश्चित करना है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानूनी संरचना स्थापित करता है। इस क्षेत्र में प्रयासों को और बढ़ाते हुए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स यानी कि सी बॉक्स का एक नया स्वरूप 2024 में लॉन्च किया गया, ताकि महिलाएं तेज़ी से समाधान के लिए अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें। जबकि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर। दहेज निषेध अधिनियम 1961 महिलाओं के कानूनी अधिकारों को मजबूत करके दहेज की सामाजिक बुराइयों का समाधान करता है। अश्लील महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग, आकृतियों आदि के माध्यम से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है। इसके अलावा सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 सती प्रथा और उसके महिमा मंडन की रोकथाम का प्रावधान करता है। ये दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। केंद्र सरकार ने ये 21 नवंबर 2025 से 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं लागू की है। ये है वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020। संहिताकरण का उद्देश्य परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करना, औपचारिकता को बढ़ावा देना, कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और कार्यस्थल पर सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करना था। साथ ही प्रवर्तन में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को भाग लेने के समान अवसर प्रदान करना था। कानूनी सुरक्षा ये उपाय सीधे तौर पर उच्च उत्पादकता, समावेशी विकास और विकसित भारत 2047 की ओर भारत के विकास यात्रा में महिला पुरुष आधारित समानता के व्यापक लक्ष्य में योगदान करते हैं। ये हम लोग देखें, ये दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, न्याय तक पहुँच। 11 लाख महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर से लेकर सखी हेल्प डेस्क तक कानूनी सहायता, परामर्श और सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। संकट के दौरान महिलाओं के पास अब गरिमा और गति के साथ संस्थागत सहायता तक पहुंच है। ये देखिए, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का 33% लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जिससे नीति निर्माण में उनकी आवाज़ मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए। इसका उद्देश्य
आधुनिक और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए 2013 में निर्भया फंड स्थापित किया गया। 1992 में स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग का लक्ष्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। घरेलू कानूनों प्रावधानों के अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि की है जो महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें प्रमुख है महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने का प्रोटोकॉल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है। घरेलू कानून अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि महिलाएं अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। महिला पुरुष समानता पर केंद्रित बजट प्रणाली, संसाधनों में वृद्धि। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय महिलाओं में निवेश था। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने संसाधनों में वृद्धि, वेतन पारदर्शिता के साथ रोजगार की खोज, समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन और देखभाल सेवा तक पहुंच, कार्य और जीवन के बीच संतुलन, सुरक्षा की मांग करना और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का उल्लेख किया। महिलाओं का सशक्तिकरण केवल अधिकारों या न्याय का मामला नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण वाहक बनने के प्रयास शामिल है। केंद्रीय बजट के साथ जारी किए गए महिला पुरुष समानता पर केंद्रीय बजट के विवरण के 3 भाग हैं। भाग ए उन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान प्रदान करता है जिसमें महिलाओं लड़कियों के लिए 100% प्रावधान है। भाग बी उन योजनाओं का विवरण है जिसमें महिलाओं लड़कियों के लिए 30 से 99% आवंटन है, जबकि भाग सी उन योजनाओं को दर्शाता है जिसमें महिलाओं लड़कियों के लिए 30% से कम आवंटन है। नवीनतम जेंडर बजट विवरण 2025-26 में भाग ए में 61 योजनाएं सूचीबद्ध है। 25-26 के लिए जेंडर बजट विवरण के बजट अनुमान 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 19% अधिक है। ये तालिका 2 में दिया गया है। ये देखिए तालिका 2, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है। तो ये दिए गए हैं। फिर देखिए कुल बजट के प्रतिशत के रूप में महिला पुरुष समानता आधारित बजट 2024-25 में 6.8% से बढ़कर 25-26 में 8.9% हो गया। महिलाओं के लिए बजट तय करना यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है कि उन तक लाभ पहुँचे। इसके अलावा महिला पुरुष समानता पर केंद्रित बजटीय आवंटन से जवाबदेही में सुधार होगा और नतीजों की बेहतर निगरानी होगी और यह लंबे समय तक चलने वाली अस्थायी ग्रोथ के लिए रास्ते बनाने में उत्प्रेरक का काम कर सकता है। नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क पारदर्शिता बढ़ाता है, जवाबदेही को बढ़ाता है और मंत्रालयों तथा विभागों को अपनी योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। भविष्य का मार्ग देखें तो देश आम लोगों को सशक्त बनाने वाली जन कल्याण योजनाओं में रणनीतिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उस विकास में महिलाएं अहम भूमिका निभाती है। महिलाओं की अधिक साक्षरता और विज्ञान, शिक्षा, कारोबार, स्वास्थ्य और शासन जैसे क्षेत्रों में कार्यबल और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सीधे तौर पर आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में योगदान देती है। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए यह जरूरी है कि अमृत काल 2025 से लेकर 2047 के दौरान महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाए, सिस्टम में मौजूद पुरानी सोच को तोड़ा जाए और देश समानताओं का गणतंत्र बने।